हेलो। कल क्या कर रहे थे अपन? कंबाइन मीन का क्वेश्चन एक होमवर्क में करने को दिया था मैंने, जिसमें रेशो निकालना है, फिर परसेंटेज निकालना है, और फिर अगर 200 हैं टोटल तो उनकी अपने को संख्या भी निकालनी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। तो वो हुआ क्या? कितने लोगों ने कर लिया वो? बताओ यार। ये हो गया? तुम दोनों से हो गया क्या? आंसर आया भैया? 1:3 रेशो, 25 और 75%, और 50 और 150। बाकी के लोगों से नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भैया? मैं कंबाइन मीन का फार्मूला लगा दो। कंबाइन मीन को फार्मूला कल बताया था, एक्स डबल बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। देखो, बोलो हाँ कि ना। कंबाइन मीन देखो, कंबाइन सैलरी कितनी दे रखी है सबकी? 60 रुपीज़। मेल वर्कर की कितनी है? 72 n1 हो जाएगा। फीमेल वर्कर की कितनी है? 56 n2 हो जाएगा, अपॉन n1 प्लस n2 कर देंगे। बोलो ये सुन लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60n1 प्लस 60n2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 72n1 प्लस 56n2। बोलो ये सुन लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता? चलो, अब 72n1 में से 60n1 जाएंगे तो 12n1 बचेंगे, और 60n2 में से 56 जाएंगे तो 4n2 बचेंगे। रेशो किसका मांगा था? मेल और फीमेल का रेशो मांगा था। तो मेल और फीमेल में मेल की संख्या ऊपर आएगी और फीमेल की संख्या नीचे जाएगी। तो n1 ऊपर रख के n2 नीचे ले आएंगे, और यहाँ 4 ऊपर रख के 12 नीचे ले आएंगे। तो ये रेशो निकल जाएगा 1/3 का। बोलो हाँ कि ना। n1 अपॉन n2 बराबर हो गया 1/3 रेशो। 4/12 मतलब कितना? काटेंगे तो ये 1 और ये 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, तो रेशो निकल गया, लिख लो। देखो, फार्मूला लगने के बाद जो है वो मैथ्स है, ये आप बिल्कुल क्लियर। और सिंपल एलजेब्रा जो बचपन में 6th 7th में पढ़ते हैं, वही एलजेब्रा यहाँ काम आ रही। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, रेशो निकालना, वही सब चीजें। इसका 11th 12th के मैथ से कोई भी संबंध नहीं है, समझे? तो अपन ये सोचे कि साहब हमने 11th 12th में नहीं करा था, तो हम जो है अब कैसे इसको करेंगे? तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो रेशो आ गया 1:3। अब रेशो 1:3 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? हेलो, हेलो। 301 में क्लास किसने लगाई थी? हाँ, 201 में, 201। ऑनलाइन वाली चालू नहीं हुई है क्लास। आके देखना यार, इधर तो दिख नहीं रहा है कुछ यार। चलिए, रेशो का मतलब क्या? रेशो का मतलब ये कि अगर 4 बंदे हैं फर्म में, तो उसमें एक मेल है, 3 फीमेल है। हर पुरुष, एक पुरुष कर्मचारी के ऊपर 3 महिला कर्मचारी का रेशो वहां पे है। इसका मतलब यही हुआ ना यार? बोलो ना हाँ। मैडम, दसवीं वाली मैडम। हाँ। नहीं मैडम, आप दोनों मैडम, भाई साहब, दादा, पहलवान, नेता, अभिनेता, पीछे, इधर, उधर। पक्का? रेशो मतलब यही हुआ ना? मेरे लिए समस्या क्या है, मेरा सब्जेक्ट बहुत सरल है, लेकिन मेरे को उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है जिनका मैथ्स बहुत कमजोर है। कॉमर्स वालों को मैथ्स पढ़ाना बहुत कठिन काम है।
कितने लोगों का मैथ्स था जरा 12th में? हाँ, 1 2 3 4 5 आप लोगों का था। तो आपको तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि इसका 11th 12th के मैथ से कोई भी संबंध, 10th तक तो सभी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? दो ही सब्जेक्ट तो घर वाले कहते हैं अच्छे से कर लो, साइंस और मैथ्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? स्कूल में भी बोलते हैं नंबर अच्छे आना चाहिए। और जो है साइंस का बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बचपन में पढ़ लो, 11th 12th में तो ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो छोटी छोटी सी चीजें, अपन एलसीएम निकालना, दो इक्वेशन सॉल्व करना, रेशो निकालना, अब जब रेशो निकल गया तो परसेंटेज भी निकल जाएगा। रेशो ये बोल रहा है कि 1:3 का रेशो है यार। ये कि तू आता क्यों नहीं भाई? कहाँ गया? मेरे साथ रिया कर, मैं क्लास लेने जाऊंगा। जोर से गिरा के तेरे ऊपर जोर से बैठ जाऊंगा। मैं नहीं जानता फिर वो हत्या भी नहीं कहलाएगी, दुर्घटना कहलाएगी। वो मैं सॉरी बोल के उड़ भी जाऊंगा। तू देख ले, अभी ये क्यों नहीं चल रहा था? ये देखो, इसमें ये सब लिखा हुआ आ रहा है, ये ऑडिबल इनविजिबल, ये कुछ नहीं है। क्या है ये? तो ये दिख क्यों नहीं रहा था फिर ये? और एक काम करो यार, तुम मेरे को सिखा दो ना यार, मैं तुम्हारी जगह नौकरी थोड़ी करने लगूंगा। संस्कार और सुनील थोड़ी रहेंगे दोनों, या तो संस्कार रहेगा सुनील रहेगा। मेरे को सिखा दो तो तू कितना हल्का हो जाएगा ये बता मेरे को जीवन में। मैं आके लगा लिया करूंगा, ये लगाना तो मेरे को वही गया, बचा ये चालू करने ही बचा है। अब ये अभी दिख रहा है बच्चों को, पर अपने को दिख नहीं रहा ना कि उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अपने को भी तो दिखना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चाय वाय पिलवा देना अभी थोड़ी देर बाद, कम शक्कर की। तू बिना कम बोलो तो तू बिना शक्कर के लिए आता था। और उसको बोलना थोड़ी सी ज्यादा दे यार, वो 2 घूंट पीते और खत्म हो जाती है यार। तो तू अपना कप लेके जाना, 4 कप डलवा। ये सुमित को भेजना, ये कोई काम का आदमी नहीं है। दिन भर मोबाइल पे ये वो खेलता रहता लूडो है। तू भी खेलता रहता है, इसके पास कोई काम नहीं, इधर की टोपी उधर की टोपी उधर। और सुन भाई, आज मैडम से पूछना फॉर्म कितने हैं, आस्था से और प्रीति दोनों से पूछ के बताना, मेरे को लेके आ जाना। और तेरे जिम में काम है, जितनी अच्छी चाय पिलाए बनवा के लाएगा ना, उतना अच्छा इनाम दूंगा तेरे को। जा मजे कर। चलो भैया आगे बढ़े। चाय नहीं मिली आज यार, दूध वाला नहीं आया तो दूध वाले की भैंस कहीं भाग गई। साला कहाँ घटना घटती और इफेक्ट कहाँ पड़ता है? आखिरी इफेक्ट तो आप लोगों पे पड़ रहा है। ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आया। यहाँ पे भी देखो 4n² कैसे आया, 4n² कहाँ निकाल लिया अपन ने? 4n² नहीं है बेटा, वो n2 है। हाँ चल n2 समझ लिया अर्पित मैंने। तो 4n2 कैसे आया? ओके, मैंने जल्दी कर दिया यार, एक स्टेप ज्यादा कर दी। इसे तो कैसे पढ़ूंगा यार मैं अर्पित भाई? 72n1 में से 60n1 इधर आके माइनस हो गया, और 60n2 में से 56n2 इधर आके माइनस हो गया अर्पित भाई। तो ये 4n2 बचा और ये 12n1 बचा। अब n1, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऊपर नीचे में, तुम्हारा शायद यही गड़बड़ हुआ होगा। 3:1 निकला। n1 को ऊपर रखना पड़ेगा, n2 को नीचे लाना पड़ेगा। और इधर जब n2 नीचे जाएगा तो 4 ऊपर रहेगा, 12 नीचे आएगा, इसलिए रेशो 1/3 निकल जाएगा। ये सुन लो। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया नहीं, आता भी नहीं। अभी मैं आपको पुराने क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप बोलोगे कि बहुत सरल सरल से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, पर अपने को करना है, कोई भरोसा नहीं कभी दे दे आगे। तो रेशो जो निकल गया वो कितना निकला? 1/3 का रेशो आ गया। अब लिखना है परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज, मेल वर्कर्स,
तो परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स मतलब टोटल अगर 4 हैं तो मेल कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 25%। इसको अपन ने रेशो को किस में बदल लिया, परसेंटेज में चेंज कर लिया। अब परसेंटेज ऑफ फीमेल क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स हो जाएंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कितना 75%। बोलो हाँ कि ना। भाई सीधा सीधा दिख रहा है 1 और 3 का रेशो है तो 25% मेल है और 75% फीमेल है। उसके बाद नंबर ऑफ मेल वर्कर्स पे आ गए, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, और वो हो गए आपके 25% मेल हैं और टोटल कितने हैं 200, तो 200 का 25%, 25% ऑफ 200 कितना हो जाएगा 50, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 200 यानी कि 50। ठीक, और अगर ये 50 हैं तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हो गए 200 माइनस 50 मतलब कितना 150। अब बताओ क्वेश्चन इजी था कि नहीं था। कंबाइन मीन के फॉर्मूले से ही सब निकला है, जबकि कंबाइन मीन का कोई जिक्र उसमें नहीं है, क्वेश्चन कंबाइन मीन का नहीं, लेकिन फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने 3 चीजें निकाल ली, रेशो निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया और संख्या भी निकाल ली। रेशो तक पूछे कि भाई रेशो निकालो तो सिर्फ यहीं तक करना है, यही आंसर है अपना। वो बोले परसेंटेज निकालो तो उसको रेशो को फिर परसेंटेज में बदल लो, और संख्या निकालने के लिए टोटल संख्या देना जरूरी है, टोटल संख्या निकाल ली अपन। अभी करना आ गया हो तो बताओ भाई, आगे बढ़े फिर अपन। कल हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। दूसरी प्रॉपर्टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। तीसरी प्रॉपर्टी कंबाइन मीन प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अगला एक फार्मूला, अब प्रॉपर्टी ओवर हो गई, एक फार्मूला अपन इसमें और पढ़ रहे हैं वो है करेक्टेड मीन का फार्मूला। करेक्टेड मीन उसका फार्मूला है एक्स सी बार बराबर एन एक्स बार माइनस डब्ल्यू वी प्लस सी वी अपॉन एन। उधर डब्ल्यू वी का मतलब होता है रॉन्ग वैल्यू और सी वी का मतलब होता है करेक्ट वैल्यू। रॉन्ग वैल्यू और करेक्ट वैल्यू। व्यवस्था ऐसी है, इस करेक्टेड मीन का मतलब यह है कि आपको मैंने बोला कि भाई ये 5 वैल्यू है, आप एक काम करो इस 5 वैल्यू का मीन निकाल दो, तो आप क्या करोगे, पांचों को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दोगे। आपने मीन निकाल लिया, आपका मीन 25 आया एक्स बार। अब मैंने आपसे बोला कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको एक वैल्यू दे दी थी 21, गलती से क्या दे दी थी 21, मुझे देना थी 31 और लिखवा मैंने आपको क्या दी 21। तो अब आप एक काम करो, करेक्टेड वैल्यू से करेक्टेड मीन निकालो। गलती हो गई ना, जो मीन आपने निकाला है ये किससे निकाला है 21 से निकाला है, जबकि 21 इज द रॉन्ग वैल्यू। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं आप 21 हटाओ और 31 रखो और मीन निकालो। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहां से 21 हटा करके वापस 31 लिखें, फिर पांचों को जोड़ें, फिर 5 से डिवाइड करें, या फिर इनका जो टोटल आया है पांचों का उस टोटल में से 21 को माइनस करके बाहर कर दें और 31 को प्लस करके अंदर कर दें। ये भी एक तरीका है ना, तो वही तरीका यहाँ फॉर्मूला बन गया। ये टोटल है, टोटल में से रॉन्ग वैल्यू माइनस हो जाएगी और करेक्ट वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये करेक्टेड टोटल आ जाएगा। और वापस फिर हम उसको क्या करेंगे, एन से
डिवाइड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? इससे फॉर्मूला बन गया। बेटा कैलकुलेटर अपने को खरीदना पड़ेगा, अगर है तो निकालना पड़ेगा। मोबाइल की बिल्कुल भी आदत मत डालना, मैं बता दे रहा हूं। जितना ज्यादा आप उस कैलकुलेटर पे समय बिताएंगे उतना आपको वो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई काम करेगा तो वो करेगा टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन में अगर आपने 2 4 5 मिनट खराब कर दिए तो वो आपके 4 क्वेश्चन लेके बैठ डूब जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अकाउंट्स के पेपर में आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो कॉपी में, आपको दिख रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन आया, ये पूरा कर दूंगा तो 10 तो हो गए, 5 का कर दूंगा 5। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां आपने करा सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन आ गया, डिस्पर्शन आ गया, कोरिलेशन आ गया, एकदम उठा के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डाल दिया, इंडाइसेस का क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। हर चैप्टर का नेचर अलग है, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंकेज नहीं है। और एकदम से फिर चलते चलते आप अच्छा खासा चल रहा हो और फिर उन्होंने डाल दिया कि सुरेश की मौसी के लड़के की बहन का भाई सुरेश का कौन हुआ, तो साला वहां मैथ्स स्टेट करते करते ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन सेंस आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, सेटिंग अरेंजमेंट आ गया। टास्क ये है कि 8 या 10 जो भी चैप्टर मैथ्स में होंगे वो सब में अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। फिर स्टैटिस्टिक्स के 8 चैप्टर, इसमें आपको थ्योरी न्यूमेरिकल सब कवर करके चलना है। फिर उसके बाद रीजनिंग के 4 चैप्टर, तो कुल मिला के आपको 22 चैप्टर 2 घंटे में करना है। दिस इज द टास्क। कोई सेक्शन बटा हुआ नहीं आएगा कि ये मैथ्स के 40 है भैया, इसमें से 10 कर लोगे तो पास हो जाओगे, ये स्टेट के 40 है इसमें से 10 कर लोगे तो पास हो जाओगे, ये रीजनिंग के 20 से 5 कर लोगे पास हो जाओगे। नहीं, आपको उन 100 नंबर में से 40 नंबर निकाल के लाने हैं। और इस शर्त के साथ लाने की अगर आपने गलत कर दिया है तो आप 1.25 नंबर कटवा के आएंगे। अभी भी बच्चे टेस्ट देते ना, अभी टेस्ट देते हैं बच्चे, तो आप हम देखते हैं कितने 12 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब 12 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर कट गए एक्स्ट्रा, गलत हुए 12 कटे 15। और यहां तो वो टेस्ट दे रहा है तो उसको 5 दिन पहले से मालूम है कि मेरा सोमवार को टेस्ट होगा। सेंट्रल टेंडेंसी एक ही चैप्टर का टेस्ट है, एक ही चैप्टर पे फोकस करके उसको आना है, पहले से डिसाइडेड है 15 दिन पहले से कि टेस्ट देना है, तो वो नंबर नहीं ला पा रहा है। तो वहां एग्जाम में तो उसको सबको कलेक्टिवली 22 चैप्टर देने हैं। और क्लासरूम की एटमॉस्फेयर में और एग्जामिनेशन हॉल के एटमॉस्फेयर में बहुत अंतर होता है। आधी नर्वसनेस तो वहां घुसते से ही आ जाती है, फिर ऊपर से 2 घंटे में पेपर खत्म करने का प्रेशर। इसलिए आप जितना कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे उतना एक एक दो दो करके 5 मिनट भी अगर आपने सेव कर लिए उस पेपर में तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 मिनट होंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आपको बात मेरी? इसलिए आपको कैलकुलेटर अलाउड है और आपको एग्जाम में हर पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। आपको कैलकुलेटर ले जाने से कोई मना नहीं कर रहा है, तो आपको लेके जाना है, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक नहीं है। तो उसको जितनी अपन उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने को अच्छा रहेगा। मोबाइल की आदत नहीं डालें तो बेहतर है। मोबाइल को पूरे जीवन के लिए बचा के रखें, बाद में जब कभी किराने विराने का सब्जी भाजी का हिसाब करना रहेगा तब जरूर आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। बच्चों की फीस भरनी है, खर्चा पानी देना है, सब्जी भाजी लेनी है, तब आप इस्तेमाल करें। एग्जाम के लिए कैलकुलेटर कोई छोड़े, ठीक है? तो करेक्टेड मीन का क्वेश्चन लिखते हैं, इससे आपको और पोजीशन क्लियर हो जाएगी। The mean of 10 observations. The mean of 10 observations is found to be 25.
10 वैल्यू का मीन 25 पाया जाता है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट, बाद में पता चलता है कि इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू 21 इज wrongly taken as 31। अभी मैंने पलट दिया है मामला, पहले 21 गलत थी, अब 31 गलत है। वन वैल्यू 21 इज wrongly taken as 31, फाइंड द करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन निकालिए, व्हाट इज द करेक्टेड मीन। तो n बराबर तो 10 दे रखा है, x बार 25 है, रॉन्ग वैल्यू क्या है, वन वैल्यू 21 इज रॉन्गली टेकन एज 31 और करेक्ट वैल्यू हो गई 21। ठीक, तो करेक्टेड मीन कितना निकला, वो हो गया 10 इंटू 25, ये 250 टोटल आ गया है। इस टोटल में से 31 माइनस कर दो, 21 प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, कितना आंसर आ गया 24। करेक्टेड मीन इज 24। सिंपल, कैलकुलेटर आप वैल्यू पुट करो। एग्जाम में अपने को कोई पेपर पन्ने भी नहीं मिलेंगे कि कोई 10-20 कॉपी मिल गई 10-20 पेज की, करते रहो बेटा रफ पेज पे। एग्जाम में आपको सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है और इसको कैलकुलेटर चला के वहीं सॉल्व करके आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। ना फॉर्मूले लिखने के नंबर है और ना क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने के नंबर है। आंसर निकालें, टिक करें, आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया मामला, ये क्वेश्चन हो गया सबसे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट। ऑनलाइन वालों ने करा कि नहीं करा, सुमित भाई, सुमित ही है ना, तुमने करा कि नहीं करा ये, हाँ लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, the mean of 20 observations, the mean of 20 observations is found to be 50। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 50 पाया जाता है। लेटर इट was found that two values 36 and 48 are misread as 63 and 84 respectively। बाद में पता चलता है कि दो वैल्यू 36 और 48 गलती से क्या पढ़ ली गई, 63 और 84 पढ़ ली गई। What is the corrected mean? तो corrected mean क्या होगा, What is the corrected mean? चलिए साहब, दो वैल्यू गलत है और दो सही है, क्या आंसर 46.85। और कितने लोगों का आ गया ऑनलाइन, जयदीप, गुर्जर, आर्यन पाटीदार, सुशील, वरेहा शेख, जवाब दीजिए। शेख साहब, गुर्जर जी, तनिष्क, हिमांशी, महिका शर्मा, अर्पित, स्वीटी, मनदीप, कमल, जसलीन, आंसर बता बेटा। अली सैयद साहब, रुद्र जी, सोलंकी, फोर्टी 46.85 आ रहा है क्या? चलिए सबका आ गया, जिनका नहीं आया उनके लिए मैं कर देता हूँ। करेक्टेड मीन हो जाएगा
एन की जगह पे 20 इंटू 50 माइनस मिसरीड एज 63 एंड 84 आर रॉन्ग वैल्यू एंड 36 एंड 48 आर करेक्ट वैल्यू, और डिवाइडेड बाय वापिस 20 कर देंगे। सारा काम कैलकुलेटर पे सल्टा लेने का है। 1000 करेंगे -63 -84 प्लस 36 प्लस 48 टोटल आ जाएगा, वापिस 20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 46.85। ठीक, दो गलत हैं वो माइनस हो गए और जो दो सही है वो बदले में प्लस हो गए। अच्छा, वो ये बोलते कि दो गलती से ज्यादा ले लिए गए, दो वैल्यू गलती से ज्यादा ले ली तो उनको बाहर कर दिया कैलकुलेशन से, तो रिमेनिंग वैल्यूज का मीन क्या होगा? तो क्या करते अपन, -2 वैल्यू माइनस कर देते और डिवाइडेड बाय 20 की जगह पे 18 कर देते, 18 से डिवाइड कर देते। दो अगर बाहर कर देंगे तो दो वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलिए क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट। ये अपन पढ़ रहे थे कंबाइन मीन, और कंबाइन मीन के बाद करेक्टेड मीन, जिनके न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक अपनों को पढ़ना है वो है वेटेड मीन का टॉपिक। वेटेड मीन, उसका फॉर्मूला है एक्स डब्ल्यू बार बराबर समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, वेट मतलब भार, भार मतलब वजन, वजन मतलब यहां कोई वजन नहीं रखना है। वेटेड मीन में आप x को w से मल्टीप्लाई करके टोटल w से डिवाइड कर रहे हो। अरिथमेटिक मीन बेस्ट एवरेज है, उसको कोई चुनौती नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। सार्वजनिक रूप से, सर्वव्यापक रूप से उसको अच्छा एवरेज मान लिया गया, यूनिवर्सल एवरेज बोला जाता है उसको, बेस्ट एवरेज बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। पर उसमें भी एक कमी है, उसमें कमी यह है कि वो सारे नंबर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। अरिथमेटिक मीन गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स, सभी वस्तुओं, सभी नंबर को क्या करता है, वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। उसका ड्रॉबैक भाई वो जोड़ करके डिवाइड कर देता है ना, सब बराबर हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि भैया ये वैल्यूज अगर बड़ी हैं तो उनको ज़्यादा वेट नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए। तो नियम ये बनाया गया कि बड़ी संख्याओं को हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें और छोटी संख्याओं को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, उनको बैलेंस करें और उसके बाद मीन निकालें, उससे हमको कुछ एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ऐसा मानना था। लॉजिक अच्छा था, कॉन्सेप्ट इज गुड कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन समस्या ये आ गई कि वेट कैसे करें। मैं मेरे हिसाब से वेटिंग करूंगा, आप अपने हिसाब से वेटिंग करोगे, तीसरा बंदा कोई अपने हिसाब से वेटिंग करेगा, तो सबका आंसर क्या होगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा, वेरी करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं इस नंबर को ज्यादा वेट दूंगा और इसको कम दूंगा, आपको लगता है कि नहीं मैं इसको ज्यादा दूंगा और उसको कम दूंगा, तो आपके और हमारे आंसर क्या होंगे, मैच नहीं होंगे, वेरी करेंगे। और इसी कारण से वेटेड मीन एक अच्छा कॉन्सेप्ट होते हुए भी फेल हो गया। क्यों हो गया फेल? क्योंकि वेट करने का नियम नहीं बना। जब हर आदमी अपने हिसाब से वेट करेगा तो आंसर वेरी हो जाएंगे। और यहाँ तो पहली शर्त यही है सेंटर टेंडेंसी कि आंसर सबके एक जैसे होना चाहिए। अगर 50 लोग मीन निकाल रहे हैं सेम नंबर का तो उन सबके आंसर भी सेम ही आएंगे। 50 लोग मीडियन निकाल रहे हैं तो उनके आंसर भी सेम आएंगे। लेकिन वेटेड मीन में जब आप वेटेड करने जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए वेटेड मीन इज नॉट ए गुड एवरेज। हमको अगर क्वेश्चन आता भी है तो x और w दोनों हमको दिए जाएंगे। क्या क्या दिए जाएंगे? तो अब हमारे जिम में क्या काम बचा, x और w का मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लगाना है और टोटल w से उसको डिवाइड कर देना है। बोलो हाँ कि ना। तो ये वेटेड मीन है, हालांकि पूछा नहीं जाता, कभी पूछा गया भी नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन वेटेड मीन भी एक कॉन्सेप्ट है, जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल किया जाता है।
जहां आवश्यकता पड़ती है कि नंबर्स को वेट करना चाहिए, वहां पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें पहले नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मोड, चौथे नंबर पे ज्योमेट्रिक मीन और पांचवें नंबर पे हार्मोनिक मीन। तो अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे मीन के बारे में पढ़ रहे थे। मीन इज द बेस्ट एवरेज। मीन प्रोफेसर यूल की 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। उसके अलावा मीन के पास 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और हैं जो उसको बेस्ट एवरेज बनाती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एवरेज है हमारा वो है मीडियन, नेक्स्ट एवरेज। ठीक, इट इज अ पोजिशनल एवरेज। ये एक पोजिशनल एवरेज है। इट इज ए पोजिशनल एवरेज ये पोजिशनल एवरेज कहलाता है। इट इज ए पोजिशनल एवरेज बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड एट द मिड पोजिशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑब्टेन्ड एट द मिड पोजिशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक पोजिशनल एवरेज की कैटेगरी में आता है, और इसलिए है पोजिशनल एवरेज क्योंकि ये पोजीशन देख करके निकाला जाता है। इट इज ए पोजिशनल एवरेज विच इज ऑब्टेन्ड एट द मिड पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। पोजीशन देख ली जाती है, अरे बेटा अभी रुक, मैं वहां आऊंगा, वहां पीऊंगा, तेरे को अभी थोड़ी लाने का बोला था मैंने, ले जा, रख दे, अभी गर्म करा के लाना। ठीक है, पोजिशनल देख के निकाला जाता है। मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन न्यूमेरिकल एवरेज है, लेकिन मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेज है। हमसे कोई पूछे एवरेज कितने, तो 5, कितने, 5। न्यूमेरिकल एवरेज कितने, तो 3। पोजिशनल एवरेज कितने, तो 2, मीडियन और मोड। इनके नाम के पीछे मीन नहीं लिखा है, जबकि एम, जीएम और एचएम के नाम के पीछे मीन आ रहा है। कारण यह है कि इन तीनों एवरेज की कैलकुलेशन में सारे ऑब्जर्वेशंस का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सबका उपयोग करना पड़ेगा। देखो, ये जो है ये x है। अब इसकी 5, 7, 10, 6, 7 और 12 और 15, ये ऐसे करके इसकी 7 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया मीन निकालो, तो हम क्या करेंगे? 5 + 7 + 10 + 6 + 7 + 12 + 15 इज डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, मीन आ जाएगा। सारी वैल्यू को टोटल लगा के उनको उनके नंबर से डिवाइड करना क्या होता है? मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ये सब पहले 2 बार 7 आ रहा है, 10, 12 और 15। वो जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो मीडियन कहलाती है। मीडियन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि सारे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमा लो और जो वैल्यू सेंटर पोजीशन पे आएगी, जैसे 7 बीचों बीच में आ रहा है तो 7 ही एवरेज हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। समझ में आया? मोड के लिए बोला गया है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है? 7, तो 7 मोड हो गया। अब देखिए, मीडियन में ना तो आपने सबको जोड़ा, ना घटाया, ना मल्टीप्लाई किया, ना डिवाइड किया। मोड में भी आपने ना तो सबको जोड़ा, ना घटाया, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड किया। लेकिन मीन में आपने ऐसा किया।
ज्योमेट्रिक मीन में आपको निकालने का बोला जाएगा तो आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, और उनका उतना ही रूट निकाल दोगे 1/7। तो ये जो आंसर आएगा ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने की डेफिनेशन है कि जितनी वैल्यूज हैं उन सब का मल्टीप्लाई करके उतना ही रूट अगर आप निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। 7 है तो 1/7, 8 होती तो 1/8, 10 होती तो 1/10। पर आप देखो इसमें आपने सबको 8 किया तो इसमें आपने सबको मल्टीप्लाई किया। बेसिक बात बता रहा हूं, डेफिनेशन। हार्मोनिक मीन ये बोलता है कि आप सबके रेसिप्रोकल ले लो, सारी वैल्यूज के रेसिप्रोकल लेके उनका मीन निकाल लो, सबको जोड़ो और सबको 7 से डिवाइड कर दो, ये डेसिमल में वैल्यू आएगी, और फिर उसका भी रेसिप्रोकल निकाल लो, तो जो आंसर आएगा वो हार्मोनिक मीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एवरेज को, सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के 5 तरीके बनाए गए। एक तरीका बोलता है कि सारी वैल्यू का टोटल लगा करके नंबर से डिवाइड कर दो, उस तरीके का नाम है अरिथमेटिक मीन। दूसरा तरीका बोलता है कि सारी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, जो सेंटर में आए वही एवरेज है, वो पोजीशन को महत्व दे रहा है, उसके लिए आजू बाजू में क्या आ रहा उससे मतलब नहीं है, सेंटर में क्या आ रहा उससे मतलब है। बोलो हाँ कि ना। वो कटप्पा है, वो जो सेंटर वैल्यू पे जो भी बैठेगा उसको नमस्ते करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो वैल्यू एवरेज होने की हकदार है भी कि नहीं है। अभी इसमें मीडियन देखो कितना आ रहा है, 7, यहां देखो, लेकिन अगर मैं 15 की जगह 150 कर दूं तो भी मीडियन 7 ही रहने वाला है। चेंज होगा क्या? नहीं होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं 150 से। होगा भैया 150 तेरे घर का, मेरे को तो सेंटर वैल्यू को नमस्ते करनी है, और सेंटर वैल्यू 7 है तो मेरा एवरेज तो 7 है, मीडियन इज 7। इसी प्रकार मोड को भी बाकी से कोई लेना देना नहीं, मोड में भी अभी अपन इसको 150 कर दें तो भी मोड 7 ही आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को देख रहा है, वो पोजीशन को देख रहा है, इसलिए ये दोनों पोजिशनल एवरेज हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? चौथे नंबर पे ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, वो सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसकी उतना ही रूट निकालना पड़ेगा। हार्मोनिक मीन बोल रहा है सबका मल्टीप्लाई करके उनका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल का मीन निकालो, मीन का भी रेसिप्रोकल ले लो, एवरेज निकल जाएगा। सारे तरीके सेंटर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किए जा रहे हैं। सारी मेहनत किस लिए हो रही है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सब सेंटर में आने का दावा कर रहे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। यूल सामने नियम बना दिया तो बहुतों के दावे फेल हो गए। यूल साहब ने बोला कि भाई डेफिनेशन शुड बी क्लियर, तो मीन उस में पास हो गया, मीडियन भी पास हो गया, लेकिन मोड फेल हो गया। मोड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, क्यों फेल हो गया वो मोड पढ़ूंगा जब बताऊंगा। ज्योमेट्रिक मीन पास हो गया और हार्मोनिक मीन भी पहली शर्त पे पास हो गया। दूसरी शर्त यूल साहब ने बोली कि इजी टू कैलकुलेट, तो मीन उसमें पास हो गया, मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया। पर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन उसमें पास नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके कैलकुलेशन को सरल नहीं माना गया। उस जमाने में जब लोगों को सपने में भी कैलकुलेटर नहीं आता था, कंप्यूटर तो दूर की बात गई। बोलो हाँ कि ना। सपने में भी नहीं आता। 85-86 में हम सोचते थे 90s में कि यार काश फोन ऐसा होता कि कहीं भी ले जाते, जब मोबाइल की कल्पना भी लोगों के दिमाग में नहीं थी। ठीक, 96 में मेरे बॉस थे जनक गांधी सर, काम करता था उनके ओटीजी ग्रुप में। उनके पास पहली बार मैंने मोबाइल देखा, ऐसा फोन था, जिम में घंटी बजती थी। जब मीटिंग में घंटी बजती थी तो 20 लोग बैठते थे, तो 20 के 20 सर को नहीं देखते थे, उसको देखते थे, ये क्या जादू की चीज इनके हाथ में आ गई है।
₹10 इनकमिंग और ₹10 आउटगोइंग भी था पर मिनट। तो अब उस जमाने में तो ये कैलकुलेटर वगैरह कोई ने सोचा नहीं, तो उनके हिसाब से तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इज नॉट इजी टू कैलकुलेट। तो तीसरी प्रॉपर्टी दूसरी भी दोनों में हो गई, ये दोनों फेल हो गए। तीसरी आई बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। तो मीन सब पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिक मीन सब पे बेस्ड है और हार्मोनिक मीन भी सबसे बेस्ड है, लेकिन मीडियन और मोड आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, वो सभी वैल्यू पर बेस्ड नहीं है। तो पहली 3 शर्तों पे ही मीडियन, मोड, जीएम और एचएम बाहर हो गए, बाकी 2 तो ला ही नहीं अभी। सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, ये तो बात ही नहीं हो रही है। पहली 3 शर्तें ऐसी आई जिसमें कहीं मीडियन बाहर हो गया, कहीं मोड बाहर हो गया, कहीं जीएम बाहर हो गया, कहीं एचएम बाहर हो गया। तो दावे तो सबके फेल हो गए, तो भी आखिरी समय तक ज्योमेट्रिक मीन डटा रहा। ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन ने तो बोल दिया कि भैया मैं तो दौड़ से बाहर हूं, क्योंकि मैं एग्जैक्टली सेंटर में आने का दावा नहीं कर सकता, मैं तो पोजीशन देख के निकल रहा हूं। मोड वैसे ही डेफिनेशन के हिसाब से पहले ही बाहर हो गया था, वो तो जा रहा था, उसको बिठा लिया उनने, बुरा मत मान यार, तू दोस्त है हमारा, बैठ जा। डेफिनेशन कमजोर हुई तो क्या हुआ, तू पैदाइशी कमजोर हुआ तो क्या हुआ, हम संभाल लेंगे, बैठ जा। जीएम और एचएम ये दोनों एक ही गुट के थे, इनकी अच्छाइयां भी एक जैसी हैं और बुराइयां भी एक जैसी हैं। उसमें भी पर हार्मोनिक मीन समझदार था, उसने क्या साहब मैं तो कैसे भी करके निकाल लो, सेंटर में तो आता ही नहीं हूं, मेरा आंसर कभी भी सेंटर में नहीं आएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा जिद्दी था, उसका यह कहना था कि अरिथमेटिक मीन को यूल साहब ने पार्शलिटी करके बेस्ट एवरेज घोषित कर दिया है। तो सबने उससे पूछा भैया तू कैसे अच्छा हो सकता बता दे। तो ज्योमेट्रिक मीन ने बोला कि मेरी ताकत यह है कि मैं स्मॉल आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता हूं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं। मीन 10 + 2 करेगा तो 12 करेगा, लेकिन मैं 10 × 2 करूंगा तो 20 कर दूंगा, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूं। मेरा मैथमेटिकल टूल, मेरा जो हथियार है, गणितीय हथियार, वो ज्यादा मजबूत है मीन की तुलना में, क्योंकि मीन के पास तो प्लस है, मेरे पास मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए मैं ही बेस्ट होना चाहिए। फिर आखिरी में मीन ने उसको समझाया गले में हाथ डाल के कि देख भाई मुगालते मत पाल, तू जो अपनी ताकत बता रहा है बेसिकली वो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उनने कहा कैसे? उनने कहा ऐसे दोस्त कि अगर 5, 7, 10, 12 और 15 इन सब का ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाएंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इनमें एक वैल्यू अगर 0 हो गई, दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू, तो तू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तू ये बात तो करे ही मत कि तू स्मॉल आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा आइटम जब आ जाएगा तो तू कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, मीन तो निकल जाएगा, क्योंकि मीन में +0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई 0 होने से, और इसी एक कारण से ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज नहीं हो सका, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डेटा जो दिए जाएंगे उसमें 0 नहीं आएगा, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर एक भी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। निगेटिव का रूट कैसे निकालेंगे? बोलो हाँ कि ना? 0 का कैसे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी के 4 दौड़ में से बाहर हो गए, और बचा कौन फिर? ज्योमेट्रिक मीन। और इन चारों ने मिलकर उसको अपना नेता मान लिया कि हमारा नेता कैसा हो? अरिथमेटिक मीन जैसा हो। और इसलिए उनने बोला कि अब दादा तुम ही सब मामले एवरेज के संभालो, हम तो घर में आराम कर रहे हैं, कभी तुमको जरूरत पड़ जाए हमारी, तुमसे कुछ नहीं बन रहा हो तो हमको बुला लेना। तो ऐसे मीन को जब लगता है क्या फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेज निकालना है तो मोड चले जाता है, पोजीशन बेस्ड एवरेज निकालना है तो मीडियन को बुला लेते हैं, रेट और रेशो के एवरेज निकालना हो, रेट और रेशो एवरेज निकालना हो, प्रोपोर्शन के एवरेज निकालना हो तो मीन ज्योमेट्रिक मीन को बुला लेते हैं।
रेट और रेशो का निकालना हो तो हार्मोनिक मीन को बुला लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन को बुला लेते हैं। कुछ कुछ मामलों में इनका उपयोग है। जहां पर मीन सक्सेस नहीं है वहां पे इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कथा समझ में आई कि नहीं आई? 5 एवरेज, और इसलिए वो तीनों मीन है क्योंकि उन तीनों में आप देखिए सब ऑब्जर्वेशन को आप यूज कर रहे हो। मीन में सब जोड़ोगे, ज्योमेट्रिक मीन में सबका मल्टीप्लाई करोगे, हार्मोनिक मीन में सबका रेसिप्रोकल निकाल, लेकिन मीडियन और मोड में आप ऐसा नहीं करोगे, इसलिए वो पोजीशन एवरेज की कैटेगरी में चले गए। ये तीनों न्यूमेरिकल एवरेज हो गए। हमसे पूछे सिंपल एवरेज कितने, तो वो भी 3, मीन मीडियन मोड। और हायर ऑर्डर एवरेज कितने, तो 2, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इस तरह से इनकी कैटेगरी बांट दी गई है। ओवरऑल एवरेज कितने होते हैं, 5 होते हैं। मीन मीडियन मोड जनता नहीं जानती, जनता केवल मीन को जानती है। जिसने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा वो केवल मीन को एवरेज मान के चल रहा दुनिया में, लेकिन एवरेज जो है इसके अलावा 4 और है। ठीक है, चलो नमस्ते, मंडे को पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, अर्पित, जयदीप, सुशील, तुमको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। जो कहानी अभी मैंने समझाई आप लोगों को, जयदीप, सुशील, चलो आधे तो निकल गए। 5 एवरेज की बात अपन ने अभी करी। तनिष्क गोयल, रुद्र जी, सोलंकी जी, विरेहा शेख जी,